मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा और बुलेटिन में हम सबसे पहले बात करेंगे सतना की, जहां पर न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। गेहूं में रेत मिट्टी मिलावट मामले में एक्शन लिया गया। साइलो केंद्र पहुंची एफसीआई और प्रशासन की टीम ने बांधा स्थित साइलो बैग इंडिया लिमिटेड को जांच के दायरे में लिया है और साइलो बैग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में जांच की है। गेहूं में रेत और मिट्टी मिलाकर वजन बढ़ाने का यह मामला है। रेत मिट्टी मिलाते साइलो केंद्र का वीडियो भी वायरल हुआ था। न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आया। तो सतना में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वो वीडियो पहले देख लीजिए आप, जब मिलावट का खेल किस तरीके से हो रहा था। गेहूं में रेत और मिट्टी मिलाई जा रही थी ताकि वजन उसका बढ़ सके। इस खबर को न्यूज 18 ने बड़ी प्रमुखता से दिखाया, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आया है और अब जांच हो रही है। टीम साइलो केंद्र पहुंची, एफसीआई और प्रशासन की टीम, और जांच अब की जा रही है। मामले में एक्शन भी लिया जाएगा। जो भी जिम्मेदार होगा उस पर एक्शन होगा। राजधानी भोपाल में कमिश्नर कलेक्टर कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जो 2 दिनों तक चलेगा। इस दौरान सीएम ने एमपी के अधिकारियों की तारीफ भी की। भोपाल में कमिश्नर कलेक्टर कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। 2 दिनों तक चलने वाले इस कॉन्फ्रेंस में सीएम शिवराज सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन और प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर अधिकारियों से फीडबैक ले रहे हैं। इस मौके पर सीएम शिवराज ने अफसरों की तारीफ की। कहा, हम वो लोग हैं जिन्हें जनता की जिंदगी बदलने का सौभाग्य मिला है। आप शासन के प्रतिनिधि हैं। अच्छा कार्य देखकर मन में आनंद और प्रसन्नता होती है। हम लोगों की जिंदगी बदलने के लिए काम कर रहे हैं। आप साधारण नहीं, मध्य प्रदेश के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। आप प्रदेश के 8 करोड़ 50 लाख नागरिकों में से चुनिंदा लोग हैं। 52 कलेक्टर, 10 कमिश्नर, वल्लभ भवन के सीनियर अफसर हैं। ये टीम मध्य प्रदेश है, जो प्रदेश की उन्नति के लिए हर क्षण संकल्पित है। कॉन्फ्रेंस 2 दिन चलेगी, जिसमें सीएम शिवराज विभागवार विकास कार्य और योजनाओं की समीक्षा कर रहे हैं। सीएम केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन और मॉनिटरिंग को लेकर जानकारी ले रहे हैं। चलिए बात करेंगे सीएम शिवराज और पूर्व सीएम कमलनाथ की। सीएम शिवराज ने एक बार फिर से पूर्व सीएम कमलनाथ से सवाल पूछा है। इस बार सीएम ने फसल बीमा योजना को लेकर चौथा सवाल पूछा। वहीं कमलनाथ ने इसका जवाब भी दिया। मध्य प्रदेश में विधानसभा का चुनाव इस साल के अंत में होना है, लेकिन अभी से बीजेपी और कांग्रेस के बीच योजनाओं को लेकर सवाल जवाब का दौर शुरू हो गया है। सीएम शिवराज ने पूर्व सीएम कमलनाथ से चौथा सवाल पूछा, जिसमें सीएम ने पूछा कि कमलनाथ जी बताएं कि उनके कार्यकाल में खराब हुई फसलों को लेकर उन्होंने क्या किया। उन्होंने सवाल किया कि फसल बीमा योजना के तहत कितने किसानों को लाभ मिला। सीएम शिवराज ने कमलनाथ पर तंज कसते हुए कहा कि उनका वचन पत्र झूठ का पुलिंदा है। 1.25 साल में कोई भी वचन पूरा नहीं किया। कमलनाथ जी बार बार मैं झूठ बोल रहा हूँ, पता नहीं क्या क्या कहते रहते हैं, लेकिन झूठ का पुलंदा ये है कमलनाथ जी, आपका पूरा पुलंदा है। यह है वचन पत्र आपका, झूठ का पुलिंदा। 1.25 साल में पूरे नहीं किए। फसल बीमा योजना के बारे में कि ग्राम सभा की अनुशंसा पर फसल बीमा का लाभ किसान को देंगे। सीएम शिवराज के चौथे सवाल पर कमलनाथ का ट्वीट आया। कमलनाथ ने सीएम शिवराज पर निशाना साधते हुए लिखा, कुछ लोग इतने झूठ बोलते हैं कि उन्हें देखकर झूठ भी शर्मा जाए। साथ ही उन्होंने बीजेपी के दृष्टि पत्र में किए गए वादों पर सवाल किए।
वहीं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ पर फिर तंज कसा। कहा कि सीएम शिवराज सिंह चौहान कमलनाथ से सवाल कुछ करते हैं और जवाब कुछ और मिलता है। ये कमलनाथ जी की स्थिति, ये प्री मेडिकल एग्जाम में ही फेल हो रहे हैं। वो बोर्ड का एग्जाम जब आएगा, विधानसभा का चुनाव, तब उनकी क्या स्थिति बनेगी, इससे अंदाज आप कर सकते हो। किसानों का सवाल पूछा और जवाब दे रहे हैं वो जननी एक्सप्रेस का। इससे आप समझ जाएं कमलनाथ जी हमारे बुजुर्गवार नेता हैं, कहीं ना कहीं चूक तो कर ही रहे हैं। राहुल गांधी जी के वचन पत्र की धज्जियां उड़ा दी हैं कमलनाथ जी ने, जवाब देंगे कहां से? अब वो सवालों का एक का भी जवाब नहीं दे पा रहे। एमपी में चुनाव के ऐलान से पहले नेताओं के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। वहीं एमपी की नई शराब नीति को लेकर पूर्व सीएम उमा भारती ने बड़ा बयान दिया। उमा भारती ने नई शराब नीति को लेकर चेतावनी दी है और कहा है कि नई शराब नीति हमारे अनुकूल नहीं आई तो जो होगा उसे कोई रोक नहीं पाएगा। इस दुकान की पुलिस वालों को डर लग रहा था तो दीदी बहुत शरारती है, कुछ कर ना दे, रात में आग न लगा दे, कुछ नहीं करेंगे। लेकिन अगर शराब नीति हमारे अनुकूल नहीं आई तो फिर जो होगा उसको कोई रोक नहीं पाएगा और फिर वो हजारों दुकानों पर होगा। फिर वो एक नमूना होगा इस बात का कि लोकतंत्र में अगर जनता की आवाज नहीं सुनोगे तो उसका परिणाम क्या होगा। एमपी में जल्द ही किसानों के लिए कृषक समाधान योजना लागू होने जा रही है। आगामी बजट में सीएम शिवराज ने घोषणा करने की तैयारी कर ली है। आपको बता दें कि इस योजना के तहत मध्य प्रदेश के 10 लाख से ज्यादा किसानों को फिर ब्याज रहित ऋण मिलेगा। इसमें समय पर ऋण न चुकाने के चलते डिफाल्टर हुए किसानों को इस योजना में शामिल नहीं किया जाएगा। इसके बाद इन्हें सरकारी समितियों से फिर ब्याज रहित कृषि ऋण, खाद बीज मिलने लगेगा। योजना पर 1000 करोड़ रुपए के व्यय का अनुमान है। कमलनाथ सरकार ने किसान ऋण माफी योजना लागू की थी। इसमें सरकारी समितियों के ऋणी किसानों को 2 लाख रुपए तक ऋण माफ करने का प्रावधान था। योजना के पहले चरण में चालू खाते पर 50,000 और 2 लाख रुपए तक के कालातीत ऋण को माफ किया जाना था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल यानी 1 फरवरी को मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम पूर्ण बजट पेश करने वाली हैं। हर वर्ग के लोगों को उम्मीद है कि 1 फरवरी को पेश होने वाले आम बजट में सभी वर्गों का ध्यान रखा जाएगा। लोगों को महंगाई से राहत मिलेगी, रोजगार को बढ़ावा मिलेगा, आयकर सीमा में छूट मिलेगी, किसानों का ख्याल भी रखा जाएगा। तो चलिए एक नजर डालते हैं बजट की चुनौतियों और उम्मीदों पर। 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट से महंगाई से प्रभावित आम आदमी से लेकर सभी को काफी उम्मीदें हैं। इस बजट से हर वर्ग के लोगों को उम्मीदें हैं कि 1 फरवरी को पेश होने वाले आम बजट में सभी वर्ग का ध्यान रखा जाएगा। लोगों को महंगाई से राहत मिलेगी, स्वदेशी उत्पाद को सुविधा युक्त बजट हो जिससे देश में रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। उम्मीद की जा रही है कि यह बजट आर्थिक स्थिरता को मजबूती दे सकता है। महंगाई और व्यापार घाटा एक चुनौती है जिस पर काबू करने की कोशिश बजट में होगी। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का ये अंतिम पूर्ण बजट है। बजट में स्किल डेवलपमेंट और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़े ऐलान संभव हैं। देश में मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की दिशा में बड़े कदम की उम्मीद की जा रही है। इंडस्ट्री के अपग्रेडेशन और रीस्किलिंग के लिए पैकेज हो सकता है। इस बजट में एमएसएमई को मजबूत बनाने पर भी जोर हो सकता है। साथ ही 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मुहैया कराने के लिए अतिरिक्त ऐलान भी संभव है। बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि सेक्टर पर भी जोर दिख सकता है। नौकरी पेशा लोग इस आस में हैं कि बजट में आयकर सीमा में छूट बढ़ाई जाएगी। आम आदमी को आवासीय संपत्तियां खरीदने के लिए प्रेरित करने और रियल एस्टेट क्षेत्र को गति प्रदान करने के लिए आवास ऋण में छूट सीमा बढ़ाने की मांग भी की जा रही है।
तो कल देश का आम बजट आने वाला है। रेलवे को लेकर भी लोगों को काफी उम्मीदें हैं। आइए सुनते हैं क्या चाहते हैं लोग। का बजट पेश होने वाला है और इस बजट में रेलवे को लेकर काफ़ी उम्मीदें जताई जा रही हैं। किस तरह की उम्मीदें हैं यात्रियों को, उनसे जानते हैं। इस वक्त हम ट्रेन में मौजूद हैं, जानते हैं किस तरह की उम्मीद। सर, रेलवे के जो बजट पेश हो रहा है उसमें रेलवे को लेकर के किस तरह की उम्मीदें हैं? रेलवे तो हमेशा अच्छा ही तरह से बजट पेश करता है, यात्रियों को सुविधा भी देती है हर तरह की, है ना। और कम्बल चद्दर है तो धुले मिलते हैं। किस तरह की और उम्मीदें हैं और क्या चाहते हैं कि किस तरह बढ़ानी चाहेगी ना सुरक्षा को लेकर? पानी और सही है, पानी भी सही है, पानी भी रहता है। बतौर महिला यात्री क्या उम्मीद करते हैं, किस तरह की और सुविधाएं मिलना चाहिए? ये सारी सुविधाएं हैं, अभी क्या बताएं हम लोग तो। फिलहाल यात्रियों का जो कहना है कि काफ़ी अच्छी सुविधाएं अभी तो मिल रही हैं। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? रेलवे वाले हैं तो अच्छी सुविधाएं हमारे लिए तो। और भी यात्री हैं, किस तरह की सर बजट पेश होने वाला है? बतौर रेल यात्री आप किस तरह की उम्मीद करते हैं कि क्या और अमेंडमेंट होना चाहिए? कुछ क्या बोले हम, ठीक है, हम कोई दिक्कत नहीं है। अभी जो सुविधाएं मिल रही हैं, सारी फैसिलिटीज़ की बात की जाए तो उनसे संतुष्ट हैं? हाँ, संतुष्ट हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये रेल यात्री हैं जो कह रहे हैं कि अभी तक जो भी सुविधाएं मिल रही हैं, रेलवे की जो भी व्यवस्थाएं हैं, वो सभी संतोषजनक है और उन्हें इससे ज़्यादा अभी तक तो कुछ नहीं चाहिए। फिर भी सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है। अब देखना होगा कि बजट में सरकार रेलवे को लेकर, रेल यात्रियों को लेकर क्या नया कुछ करने जा रही है। पवन पटेल, न्यूज़ 18 जबलपुर। मध्य प्रदेश में खेलो इंडिया गेम्स की शुरुआत हुई तो इस पर सियासत भी शुरू हो गई। पूर्व मंत्री अजय सिंह ने विंध्य की उपेक्षा करने का आरोप लगाया। उन्होंने एक ट्वीट किया है जिसमें कहा है कि खेलो इंडिया का आयोजन प्रदेश के 8 शहरों में किया गया। गनीमत यह है कि इसमें विंध्य शामिल नहीं किया गया। पूर्व मंत्री ने बीजेपी पर भेदभाव करने का आरोप लगाया। तो कांग्रेसियों को जब जब मध्य प्रदेश में कुछ अच्छा होता है उनको बुरा लगता है। और ये अजय सिंह राहुल भैया 15 महीने की कमलनाथ सरकार में कहां गए थे जब विंध्य को हर योजना को बंद कर दिया गया, पलीता लगाया गया, एक एक करके विंध्य के साथ विश्वासघात किया गया। जब से शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार आई है, विंध्य क्षेत्र में विकास की गंगा बह रही है और अजय सिंह भैया को इस तरह से मध्य प्रदेश जब जब नाम करता है उसमें आंसू बहाना बंद करना चाहिए। देखिए, बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है जिस तरह से खेलो इंडिया खेल मध्य प्रदेश में हो रहे हैं और 9 अलग अलग शहरों को जगह दी गई है खेलों के आयोजन के लिए, बढ़ावा देने के लिए। ऐसे में बुंदेलखंड और विंध्य में स्थान ना मिलना और किसी भी जगह पर कोई आयोजन ना होना, ये दुर्भाग्यपूर्ण है और इन इलाकों की उपेक्षा करने वाला है। जबकि विंध्य और बुंदेलखंड में भी बहुत सारी अच्छी खेल प्रतिभाएं हैं जो आगे बढ़ना चाहती हैं, अपना कौशल दिखाना चाहती हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सरकार की प्राथमिकता पे विंध्य और बुंदेलखंड नहीं है, इसीलिए ये इलाके पिछड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी सरकार का ये दोहरा रवैया, सौतेलापन विंध्य और बुंदेलखंड की जनता देख रही है। 2023 के चुनाव में भाजपा को सबक सिखाएगी। एमपी में संविदा कर्मचारियों की हड़ताल का दौर लगातार जारी है। इस बीच जबलपुर में शिक्षा विभाग के संविदा कर्मचारियों ने मोर्चा खोल दिया। जबलपुर के टाउन हॉल स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा के नीचे बैठकर शिक्षा विभाग के कर्मचारियों ने नारेबाजी की। उनका कहना है कि मध्य प्रदेश में शिक्षकों को तो संविदा से नियमित कर दिया गया, लेकिन कर्मचारियों पर ध्यान नहीं दिया गया। इसके पहले भी हम मांग कर चुके हैं। विगत 27 वर्षों से हम संविदा पर काम करते आ रहे हैं। हमारी सरकारों ने शिक्षकों को और अन्य लोगों को तो नियमित कर दिया, लेकिन हमारे जो हम कर्मचारी हैं सर्व शिक्षा अभियान के, इनके लिए सरकार ने अभी तक कुछ भी नहीं सोचा। हमारी पूरी हो, हमको भारी टेंशन है, बीमा है पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो। छतरपुर के बागेश्वर धाम के महाराज इन दिनों लगातार चर्चाओं में हैं और उनकी चर्चा जितनी ज़्यादा हो रही है, उनके समर्थकों की संख्या भी उसी तेज़ी से बढ़ रही है। इस बार किन्नर समाज के लोग बागेश्वर धाम पहुंचे और बागेश्वर धाम के महाराज का समर्थन किया।
छतरपुर के बागेश्वर धाम के महाराज इन दिनों लगातार चर्चा में हैं और उनकी चर्चा जितनी ज्यादा हो रही है, उनके समर्थकों की संख्या भी उसी तेजी से बढ़ रही है। बागेश्वर धाम में इन दिनों बागेश्वर महाराज के दर्शन और उनके समर्थन में लोगों का पहुंचना जारी है। इसी कड़ी में महाराष्ट्र और बिहार सहित मध्य प्रदेश का किन्नर समाज बागेश्वर धाम पहुंचा और महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से मुलाकात कर उनका समर्थन किया। आज मैं आई हूँ बागेश्वर धाम, तो यहाँ आके बहुत अच्छा हमें फील हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा है। और जो भी आरोप हमारे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के नाम जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं, सारे झूठ है और फ्रॉड है और ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे बाबा बहुत अच्छे हैं। अभी 121 लड़कियों की शादी करने जा रहे हैं फरवरी माह में। मैं बागेश्वर धाम घूमने आई हूँ और जो ये बाबा के नाम से सीएम भूपेश बघेल क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुन लेते हैं। किसान, मजदूर, महिलाएं, बुजुर्ग, युवा, बच्चे, सारे लोग जुड़े, सभी वर्ग के लोग उससे जुड़ते गए और भारत जोड़ो यात्रा का समापन कश्मीर में कैसे होगा, लेकिन उन्होंने वो भी कार्य कर दिखाया और जाके वहाँ झंडा भी फहराया लाल चौक में। जब हम लोग 7 सितंबर को निकले तब बादल भी था, हल्की बारिश हो रही थी और जब यहाँ पहुँचे तो जम के बर्फबारी हुई और बर्फबारी में भी राहुल जी का भाषण हुआ। सब लोग थे, सारे दल के लोग थे और हम लोगों के लिए भी नया अनुभव था कि बर्फ़ में कैसे लोग रहते हैं और बर्फ़ गिरते पहली बार हम लोगों ने देखा, तो एक नया अनुभव वो भी रहा हम लोगों का और बहुत सफल कार्यक्रम रहा, सफल आयोजन रहा। सभी आयोजकों को, पदयात्रियों को जो लगातार चलते रहे और जिन लोगों ने आयोजन किया, जिनकी जिनकी भागीदारी, सबको बधाई, शुभकामनाएं। हमारे छत्तीसगढ़ से बहुत सारे लोग, 5-6 लोग तो शुरू से ही चल रहे थे जो अंतिम तक के रहे। फिर अभी जिस प्रकार से यूपी में, दिल्ली में जब सुरक्षा दे नहीं पा रही थी, उस समय भी हमारे GS वेणुगोपाल जी ने शिकायत की थी, तब हमारे छत्तीसगढ़ के युवा कांग्रेस NSY के लड़के सुरक्षा दे रहे थे और जम्मू कश्मीर तक के वो लोग गए, खूब मेहनत की। उन लोगों ने भी, उनको भी बधाई, शुभकामनाएं। कल केंद्रीय बजट पेश हो रहा है, इस तरह की उम्मीद, आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट भी आ गई है, सब अच्छा दिख रहा है। आपको क्या लगता है और छत्तीसगढ़ से को क्या उम्मीद है? देखिए, आर्थिक समीक्षा मैं देख नहीं पाया हूँ, अभी तो आया हूँ। आगे बढ़ते हैं। मुरैना रेलवे स्टेशन पर 1 दर्जन से अधिक लोगों द्वारा पुलिस कर्मियों को उतारकर उनसे मारपीट करने का मामला सामने आया है। इस मामले में GRP या RPF ने कोई शिकायत दर्ज नहीं की है। जिन पुलिस कर्मियों से मारपीट हुई है वो राजस्थान के बताए जाते हैं, लेकिन इस संबंध में रेलवे या GRP से जुड़े लोग कुछ भी नहीं बोल रहे। मध्य प्रदेश के मुरैना रेलवे स्टेशन पर अभी दादर अमृतसर ट्रेन आकर रुकी ही थी कि प्लेटफॉर्म पर अचानक अफरा तफरी मच गई। हुआ यूं कि चेहरे पर मफलर और गमछा बांधे करीब 1 दर्जन बदमाशों ने ट्रेन से 3 लोगों को उतारकर पीटना शुरू कर दिया। एक के बाद एक सभी थप्पड़ बरसाने लगे। पीटे रहे शख्स कुछ कर पाते, इतने में उन्हें पीटकर बदमाश फरार हो गई। ये पूरी घटना CCTV में कैद हो गई। स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर यह घटना हुई। बदमाश जिन्हें पीट रहे हैं वो राजस्थान पुलिस के जवान बताए गए हैं। मारपीट क्यों हुई ये जानकारी तो नहीं है, लेकिन मारपीट का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। आइए अब एक नजर